नमस्कार नमस्कार नमस्कार। सबसे पहले अमित बड़ाना को उनका 20 मिलियन का परिवार पूरा करने के लिए बहुत बहुत बधाई। अमित बड़ाना अब इंडिया के पहले ऐसे यूट्यूबर बन चुके हैं जिन्होंने अपना 20 मिलियन का परिवार पूरा कर लिया है और शायद बहुत जल्द ही टिकटॉक को एक अलग ही ग्रह पर पहुंचाने वाले अजय नागर उर्फ कैरीमिनाटी भी उनका 20 मिलियन का परिवार पूरा करने वाले हैं। उनको भी हमारे चैनल स्टोरी ट्रेजर की तरफ से बेस्ट विशेस। खैर, हमने अपनी कहानी के पहले पार्ट में ये कहा था कि फर्स्ट पार्ट के 1000 लाइक्स पूरे होने के बाद ही हम दूसरा पार्ट अपलोड करेंगे, लेकिन मुझे पर्सनल में काफ़ी लोगों के डीएम आए और इसी वजह से सिर्फ 4 दिनों में ही 100 प्लस सब्सक्राइबर और 500 प्लस व्यूज आने की खुशी में अपना कहानी का सेकंड पार्ट आपके लिए लेके आया हूँ। लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि कमज़ोर दिल वाले इसे रात के समय ना देखें। तो आखिरी पार्ट में आपने देखा था कि चंदा और सतीश अचानक गायब हो जाते हैं और उसके कुछ ही महीनों बाद माधव की भी रहस्यमय और काफ़ी भयानक रूप से मौत हो जाती है। तो आइए देखते हैं इसके पीछे के राज। तो माधव की मौत होने के बाद उसकी मौत की जांच शुरू थी। पुलिस के पूछताछ में उसके घर वालों ने बताया कि पिछले 1 महीने से माधव का किसी लड़की के साथ चक्कर था। वे दोनों बार बार एक दूसरे से मिलते थे, पर लड़की कौन थी, कैसी थी, किसी ने नहीं देखा था। पर इसी पूछताछ के दौरान पुलिस को माधव की बहन में एक अजीब सा बदलाव नजर आया। वो काफी सहमी सी रहने लगी थी। थोड़ा दबाव देने के बाद पुलिस को उससे एक अजीब और डरावनी बात पता चली। माधव की बहन ने बताया कि माधव का किसी लड़की के साथ काफी दिनों से चक्कर चल रहा था, लेकिन बार बार उससे पूछने के बावजूद कभी भी उसने उस लड़की के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया। मुझे रहा नहीं जा रहा था। मैं उस लड़की को देखना चाहती थी, उससे मिलना चाहती थी। इसलिए एक दिन जब माधव घर से निकला तो मैं उसके पीछे पीछे चली गई। माधव बस्ती से निकलकर एक सुनसान रास्ते पे एक बनी पुलिया पर जाके बैठ गया। मैं वहां से लगभग 20 मीटर की दूरी पर एक दीवार की आड़ में खड़ी होकर उस पर नजर रख रही थी। मुझे बहुत ही अजीब लगा, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि माधव किसी से बात कर रहा है, किसी से हंसी मजाक कर रहा है, पर वहां पे माधव के अलावा कोई था ही नहीं। फिर मुझे लगा कि कहीं माधव भैया पागल तो नहीं हो गए। अभी मैं ये सब सोच ही रही थी, तभी अचानक एक भयानक काली छाया मेरे पास आकर खड़ी हो गई। मैं बहुत डर गई, पर छाया किसकी ये समझ नहीं आ रहा था। फिर अचानक वह छाया जोर से हंसने लगी और अचानक चिल्लाई, अब तेरा भाई बच नहीं पाएगा। नोचा था ना मुझे, मैं भी उसे नोच नोच कर खाऊंगी। और हाँ, एक बात तू याद रख, अगर यह बात तूने किसी को भी बताई तो मैं तेरे पूरे घर को बर्बाद कर दूंगी। इतना कहकर वह छाया वहां से गायब हो गई। मैं भी वहां पे सुबह सुबह कर रोने लग गई और वहां से भाग निकली। बस इतना सुनते ही पुलिस और आसपास जुटे लोग सदमे में आ गए और पूरी तरह से डर भी गए, क्योंकि माधव का जो हाल हुआ था वह यह बयां कर रहा था कि इसके साथ जो हुआ है वह किसी इंसान ने नहीं बल्कि किसी भूत प्रेत ने ही किया होगा। पुलिस ने भी माधव की बहन के बयानों को दर्ज करते हुए माधव की फाइल बंद कर दी। ये तो हो गई माधव की मौत की वजह। तो आपके सब सवालों के जवाब आपको मिल गए रहेंगे। तो चलिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। अरे रुकिए रुकिए रुकिए, अब आप सोचोगे कि वो भयानक छाया किसकी थी और उसने माधव को क्यों मारा था। तो आइए अब ज़्यादा वक्त ज़ाया ना करते हुए इस रात से भी पर्दा उठा देते हैं। ये बात तब की है जब सतीश शादी करके वापस कोलकाता आ चुका था और उसे चंदा की बहुत याद सता रही थी। चंदा को कुछ दिनों के लिए कोलकाता घुमाने लेके आने की माधव की बात सतीश के दिमाग में तारों की तरह घूम रही थी। कुछ दिन और बीत गए, पर ये बीतते दिन सतीश की बेकरारी को
और भी बढ़ाते जा रहे थे। अब तो सतीश का काम में एकदम से मन नहीं लग रहा था और उसे बस गाँव दिखाई दे रहा था। लेकिन एक दिन रात को माधव ने सतीश से कहा कि चलो हम तुम्हारे गांव चलते हैं। सतीश अभी कुछ समझ पाता या कुछ कह पाता तब तक माधव ने कहा कि यार टेंशन मत ले, कह देना कि अभी काम की मंदी चल रही है इसलिए गांव आ गया, और साथ ही इसी बहाने मैं तुम्हारा गांव भी देख लूंगा और भाभी के साथ साथ मैं तुम्हारे माता पिता से भी मिल लूंगा, क्योंकि मेरा तो कोई गांव भी नहीं है, इसी कोलकाता में पैदा हुआ हूँ और कोलकाते को ही अपना घर बना लिया हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि कुछ दिन गांव की खुली हवा और पहाड़ों का आनंद लिया जाए। सतीश तो घर जाने के लिए बेकरार था ही, उसे अपने दोस्त की बात भली लगी। फिर क्या था, दूसरे ही दिन सतीश अपने दोस्त माधव के साथ अपने गांव के लिए निकल पड़ा। उसके गांव के आसपास बहुत सारे घने जंगल थे। इस पर्वतीय इलाके के इन पहाड़वासियों के अलावा अगर कोई अनजाना वहां जाना चाहे तो वह जरूर रास्ता भटक जाए और हिंसक जानवरों का शिकार भी बन जाए। ट्रेन और बस की यात्रा करते करते आखिरकार सतीश अपने दोस्त के साथ अपने गांव के पास एक छोटे से बस स्टेशन पर पहुंच गया। इस स्टेशन से उसके गांव जाने के लिए अच्छी सड़क भी नहीं थी। जंगल में से बने पगडंडियों से उबड़ खाबड़ रास्तों से होकर उनको जाना पड़ता था। तो वह उस राह पर निकल पड़ी। जंगल में चलते चलते जब सतीश से माधव ने पूछा कि भाई सतीश, अभी तुम्हारा गांव कितनी दूर है, तो सतीश ने प्रसन्न होकर कहा कि यार अब हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। सतीश की बात सुनते ही माधव ने थकने का नाटक करते हुए वही बैठते हुए बोला कि यार अब मुझसे चला नहीं जाता। उसकी बात सुनते ही सतीश ने कहा कि यार हम लोग बस पहुंचने वाले हैं, बस अब मुश्किल से 5 ही मिनट रह गए। पर सतीश की बातों को अनसुनी करते हुए माधव वही बैठ गया। अब सतीश बेचारा क्या करे, उसे भी रुकना पड़ा। सतीश के रुकते ही माधव ने अपने हाथ में लिए झोले में से एक अच्छी नई साड़ी और साथ ही चूड़ी आदि निकाल दिया। कहा कि यार सतीश, मैं भाभी से पहली बार मिलने वाला हूँ, इसीलिए उनके लिए कुछ उपहार लाया हूँ। उसकी बात सुनते ही सतीश ने कहा कि यार इसकी क्या ज़रूरत थी। पर माधव ने हंसकर कहा कि ज़रूरत थी भाई, मेरी भी तो भाभी है, मैं पहली बार उनसे मिल रहा हूँ तो बिना कुछ दिए कैसे रह सकता हूँ। इसके बाद माधव ने झूठी मुस्कान चेहरे पर लाते हुए सतीश से कहा कि यार सतीश, क्यों ना भाभी को सरप्राइज दिया जाए। तुम एक काम करो, तुम घर जाओ और बिना किसी को बताए भाभी को घुमाने के बहाने यहाँ ले आओ। मैं यहाँ भाभी को यह सब उपहार दे दूंगा और उसके बाद हम सब एक साथ तुम्हारे घर चले जाएंगे। भोला सतीश हाँ में हाँ मिलाते हुए तेज कदमों से घर की ओर निकल गए और लगभग 30-40 मिनट के बाद चंदा को लेकर माधव के पास आ गए। फिर क्या था, चंदा से माधव एकदम अपनी भाभी की तरह मिला। चंदा को भी बहुत अच्छा लगा। इसके बाद जब चंदा ने उसे घर चलने के लिए कहा तो अचानक उसके तेवर थोड़े से बदले नजर आए। अब माधव चंदा और सतीश के सामने पूरी सख्ती से खड़ा हो गया था। चंदा और सतीश कुछ समझ पाते इससे पहले ही माधव ने दांत भींचते हुए तेज आवाज में सतीश से कहा, साले, मैं अपनी बहन की शादी तुमसे करना चाहता था, पर तुम बिना बताए गांव आकर अपनी कर ली। तुमसे शादी करने की चाह में बैठी मेरी बहन ने तुम्हारी वजह से खुदकुशी कर ली। बस उसी वक्त मैंने सोच लिया था कि तुमसे इसकी बड़ी कीमत वसूल करूंगा। उसकी बात सुनकर सतीश ने भोलेपन से कहा कि माधव भाई, आपने तो कभी हमसे अपनी बहन की शादी के बारे में बात की भी नहीं, और जब मैं घर आया तो यहाँ माँ बाबूजी ने मेरी शादी तय कर दी थी, भला मैं उनसे मना कैसे कर पाता। पर सतीश की इन भोली बातों का उस दैत्य पर कोई असर नहीं हुआ। सतीश कुछ समझ पाता उतने में ही माधव ने पास ही पड़ी एक लकड़ी से सतीश के सर पे जोर से प्रहार कर दिया। प्रहार होते ही सतीश जमीन पर गिर पड़ा। चंदा इन सब बातों से पूरी तरह अनजान थी। ये क्या हो रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब उस क्रूर राक्षस ने अपना निशाना चंदा की ओर मोड़ दिया और उसका चीर हरण करना शुरू कर दिया। सतीश चाहते हुए कुछ कर नहीं पा रहा था। वो मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन उस घने जंगल में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। कुछ ही क्षणों में
उस राक्षस ने चंदा को निर्वस्त्र कर दिया और उसकी इज्जत को तबाह कर दिया। वो नरपिशाच घंटों तक चंदा को दागदार करता रहा। वह चीखती रही, चिल्लाती रही, भीख मांगती रही, पर उस भेड़िए पर कोई असर नहीं हुआ। अंततः अपनी भूख मिटाने के बाद माधव ने चंदा और सतीश दोनों को भी मौत के घाट उतार दिया और वही जंगल में सूखी पत्तियों में उन्हें ढककर आग लगा दी। आग लगाने के बाद माधव जिधर से आया था उधर को भाग निकला। जंगल जलने लगा और जलने लगे चंदा और सतीश के जिस्म। सब कुछ स्वाहा हो गया था। इस आग से आसपास के गांव वालों को कुछ भी लेना देना नहीं था, क्योंकि जंगल में आग लगना कोई बड़ी बात नहीं थी। सब तबाह हो गया और इसी वजह से सतीश और चंदा ने अपनी मौत का बदला पूरा किया। इसी तरह यह कहानी यही समाप्त होती है। हमारे पहले वीडियो को आप सभी ने जो प्यार दिया है उसके लिए मैं आप सभी का बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैं आशा है आप सभी को हमारा ये पार्ट भी उससे भी ज़्यादा पसंद आया होगा। ऐसी ही रहस्यमय और रोचक कहानियाँ देखने के लिए हमें लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और हाँ, सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें, जिससे इसके आगे हमारे द्वारा अपलोड की गई सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत जल्द मिलते हैं अगला वीडियो लेकर, तब तक स्टे सेफ।